अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लाइट यानी नूर। और जैसा कि आप जानते हैं कि नूर से रिलेटेड सिलेबस के अंदर जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। उनमें से एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसे उर्दू में इनेकास नूर कहते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसे इन्हिराफ नूर कहा जाता है या फिर कभी कभार उसको इनेताफ नूर भी कहते हैं। ओके, उर्दू में उसके लिए दो अलग अलग नाम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले इनेकास नूर से यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। आप याद रखिए, जैसे आपको सबको पता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर एक आईना लेता हूँ और इस आईने के ऊपर अगर मैं नूर की एक किरण इसके ऊपर डालता हूँ तो होगा ये, यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये नूर की एक किरण है, लाइट है। तो जैसी मैं यहाँ पर लाइट की एक रे इसके ऊपर डालूंगा तो वो टकरा कर ये डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, तो टकरा कर इस साइड में चले जाना यानी रिबाउंड बैक जिसको बोलते हैं, इस अमल को हम बोलेंगे इनेकास नूर। तो जब नूर की शुआ किसी सतह के ऊपर आकर टकराती है तो टकराकर एक अगली सिमत के अंदर वो चली जाती है, वो अगले सिमत में उसका डायरेक्शन जो है पलट जाता। इस चीज़ को बोलते हैं इनेकास नूर। तो यहाँ पर ये जो अमल आप देख रहे हो तो ये इनेकास नूर है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं जो हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले इसकी जो तमाम टेक्निकल चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ हम ऐसा इमेजिन करेंगे इसमें कि मान लो ये हमारे पास एक आईना है। ओके, मैं इसका नाम XY रख देता हूँ। और अब हम एक काम करेंगे कि इस आईने के ऊपर ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर ये एक उमूदी ख़त है। ओके, इसको हम उमूद कहेंगे। तो ये उमूदी ख़त हो गया इसमें। ठीक है, अब एक नूर की एक शुआ है जो ये सिमत से आ रही है ऐसे, तो वो आकर यहाँ पर इस जगह पर आकर टकराएगी। ओके, यहाँ पर मान लो कि वो आके टकराई इस जगह पर। आप इसको बराबर ध्यान में रखो, आप इस तरह से बना भी सकते हैं उसको स्केल से। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, मान लो A से लेकर B तक। तो ये जो शुआ है ये यहाँ पर आ गई और आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर ये टकरा कर ऐसे चले जाएगी इस सिमत में। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ C। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम पर से और उन तमाम चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि ये जो XY है इस चीज़ को हम लोग कहेंगे इनेकासी सतह। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनेकासी सतह, मतलब जहाँ पर इनेकास नूर का अमल होने वाला है। इनेकास नूर के ऊपर हमने ये रेड कलर में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसे हम कहेंगे नॉर्मल या उर्दू में बोलेंगे उमूद। ये हमेशा 90 डिग्री के ऊपर हम बनाएंगे। फिर इसके बाद हमने एक शुआ इसके ऊपर लेकर आए, नूर की एक शुआ। यहाँ पर ये लाइट की एक किरण है जो हमने इसके ऊपर लाकर इसके ऊपर डाल दिए। तो नूर की ये जो शुआ यहाँ पर आई है इसके लिए उर्दू में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है शुआए वकू। ओके, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे को लेकर कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप याद रखो, इंसिडेंट रे और ये जो आईना है, ये जो इनेकासी सतह है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एक जाविया बना। ओके, तो मैं इस जाविये को थीटा की अलामत दे देता हूँ। आप लोग याद रखो, ये जो थीटा है इसे कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ओके, इसको क्या कहेंगे? ग्लांसिंग एंगल। ये एक नाम याद रखो आप लोग। इसके लिए मुनासिब ये है कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखो। ग्लांसिंग एंगल का मतलब रहेगा एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनेगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी शुआए वकू और इनेकासी सतह के दरमियान जो जाविया बनेगा उसको ग्लांसिंग एंगल कहेंगे और उसको आमतौर पर थीटा से जाहिर करेंगे। ओके, अब आप लोग एक और चीज़ देखो यहाँ पर, यह हो गया ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, अब हम लोग अगली चीज़ जिसके बारे में यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि ये जो शुआए वकू है इसने इस नॉर्मल के साथ में, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बना है। तो हम लोग इस एंगल को
स्मॉल लेटर में आई से जाहिर करेंगे, इसे ज़ाविया वकू कहा जाता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो आप लोग। ज़ाविया वकू मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ज़ाविया वकू। ठीक है, अब आप इस फिगर को देखकर एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं इसको ऐड करता हूँ ग्लांसिंग एंगल के अंदर, यानी एंगल थीटा के अंदर, जाहिर है ये दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये वाला एंगल बनेगा और ये टोटल एंगल होगा 90 का, क्योंकि ये उम्मीद है, इसका मतलब इज इक्वल टू ये आएगा 90। ओके, और इस पर से अगर मुझे एंगल आई की कीमत अगर निकालना हो तो एंगल आई की कीमत आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करके ज़ाविया वकू निकाला जाता है। ये उस वक्त होगा जब आपको प्रॉब्लम के अंदर ग्लांसिंग एंगल दिया जाए। ओके, यानी ज़ाविया वकू नहीं दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिए, बल्कि ग्लांसिंग एंगल दे दिए, तो आप उसको ये फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करोगे। ओके, तो ये थी बात पहले वाली, मतलब यहाँ तक हमने इसको देख लिया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना मामला क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गई इस उम्मीद के लेफ़्ट साइड वाली पार्ट, यानी इधर वाला पार्ट जो था उसकी बातें। अब हम राइट साइड में चलते हैं। देखो, राइट साइड के अंदर सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि ये जो उम्मीद है नॉर्मल और ये जो शुआए मुनाकेसा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो नाम है उर्दू में वह है शुआए मुनाकेसा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे या उर्दू में शुआए मुनाकेसा। ओके, तो यहाँ पर ये जो शुआए मुनाकेसा जो आप देख रहे हो, नॉर्मल और शुआए मुनाकेसा, इनके दरमियान ये एक एंगल बना हुआ है। इस एंगल को हम आर से जाहिर करेंगे और इसको बोलेंगे ज़ाविया मुनाकेसा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये ज़ाविया मुनाकेसा है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ को ध्यान में रखो, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर थोड़े से बदल कर, या यानी ये यूजुअल चीज़ हो गई, अब इसको थोड़ा सा अनयूजुअल बनाने के लिए अगर कुछ और किया जाए तो वो अब आप समझ लो उसको। देखो, आप यहाँ इमेजिन ये करना है कि ये जो शुआए वकू आ रही है, ओके, जब ये शुआए वकू यहाँ से इधर से आ रही थी तो अचानक बीच में ये आईना आ गया, और आईना आने की वजह से टकरा कर ये शुआ इधर चले गई। अगर ये आईना बीच में नहीं आता, ओके, अगर ये आईना ना आता तो ये शुआए वकू सीधी चले जाती। तो हम एक काम करेंगे, हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये शुआए वकू सीधी चले जा रही है। तो सीधी चली जा रही है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ तक तो शुआए वकू आ गई, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो होगा उसकी डायरेक्शन का। मतलब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, एक्चुअली ये शुआए वकू की सिमत है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये शुआए वकू की डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, अब आप एक टेक्निकल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लो। जो टेक्निकल चीज़ यहाँ पर अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो ये है कि वो एंगल जो शुआए मुनाकेसा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन दो लोगों के दरमियान जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, शुआए मुनाकेसा और शुआए वकू की सिमत, इन दो लोगों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको आमतौर पे डेल्टा से जाहिर करेंगे। क्लियर? तो ये तारीफ़ आप ध्यान में रखो। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन की, मुनासिब यही है कि इसको भी आप उर्दू में की बजाय इंग्लिश में ही ध्यान में रखो। वैसे डेविएशन को उर्दू में झुकाव कहते हैं, तो इसको हम झुकाव का ज़ाविया कह सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, क्लियर? अब आखिरी चीज़ इसलिए क्योंकि निगाह से नूर के अंदर बस इतनी ही चीज़ें आएंगी। आखिरी पॉइंट जो आपको देखना है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, यानी इसकी कीमत हम क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो इजीली निकाल सकते हैं। आप देखो कि ये जो शुआए वकू है, ये ऐसी सीधी सीधी एक लाइन है, तो अगर ये पूरी की पूरी सीधी सीधी लाइन है तो फिर यहाँ पर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूँगा। अब आप गौर से देखो, ये इतना बड़ा एंगल, एक सीधी लाइन के ऊपर अगर एक सीधा एंगल, अगर ऐसा पूरा एंगल बनाया जाए
तो आपको सबको पता है कि ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का ये एंगल बनने वाला है। ओके, अगर ये 180 डिग्री का एंगल है तो फिर मैं यहाँ पर बनने वाले तमाम जावियों को ऐड कर सकता हूँ। ओके, कैसे ऐड करेंगे? एकदम आसान है। आप लोग देखो, पहला एंगल है आई प्लस दूसरा एंगल है आर, तीसरा एंगल है डेल्टा। ओके, मतलब आई आर डेल्टा, तो ये तीनों को मिला लिए तो ये तीनों मिलकर कितने बन गए? 180 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो लोगों को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये आई प्लस आर दोनों उधर चले गए। ओके, तो ये फॉर्मूले से हम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और पॉइंट को कवर करने वाले हैं, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इनेकास नूर के कवानीन। तो याद रखो कि इनेकास नूर के अलग अलग जो कवानीन होते हैं उनमें से एक कानून जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कानून वो ये है कि ये आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जाविया वकू हमेशा क्या होगा? जाविया मुनाकेसा के बराबर होगा। ये इनेकास नूर का पहला कानून है। ओके, दूसरा जो कानून है वो ये है कि शुआए वकू और उमूद और शुआए मुनाकेसा ये लोग हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, यानी ये तीनों को प्लेनर होते हैं, एक सतह में पाए जाते हैं, तो वो उसका दूसरा कानून है। ठीक है, लेकिन ये वाला कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू आर। अब आप लोग देखो, अगर आई और आर दोनों इक्वल है तो यहाँ पर मैं आर की जगह पर भी आई ले सकता हूँ, तो ये आई प्लस आई हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई इज 2i या फिर 2r, दोनों भी चलते हैं क्योंकि हम दोनों की वैल्यू ले सकते, i इज इक्वल टू आर ही होता है। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये भी एक टेक्निकल टाइप का सवाल पूछा जा सकता है इनेकास नूर के अंदर, कि इनेकास नूर के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा उसकी कीमत क्या होगी अगर आपको एंगल आई दिया जाए तो। ओके, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ, मान लो अगर आपको बोला जाए कि एंगल आई 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलो क्या होगा? तो एकदम आसान सा जवाब आएगा। आप लोग देखो, अगर आई की कीमत 45 है तो यहाँ पर आप 45 रख दो, 45 ज़रब 2 हो जाएगा 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो डेल्टा की कीमत 90 आएगी। ओके, तो ये होता है, यानी इस तरीके से हम इनेकास नूर के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन मालूम कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अगर ये पूरा अभी तक का पूरा आर्टिकल अगर आपने गौर से देखा है तो डेफिनेटली आपको ये पूरा का पूरा इनेकास नूर जो है वो समझ में आ गया होगा। और आप लोग यकीन मानिए कि इनेकास नूर में इसके अलावा और कुछ नहीं है, यानी पूरा का पूरा इनेकास नूर अगर आप देख लेते हैं तो उसके अंदर इतने ही कंसेप्ट जो है वो होते हैं और इतना ही कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था मामला इनेकास नूर का। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, वो है इन्हिराफ नूर या इनेताफ नूर, इंग्लिश में इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इन्हिराफ नूर जो होता है उसके लिए हमेशा हमको दो अलग अलग मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, दो अलग अलग वास्तों की। यहाँ पर आप उसको ऐसे इमेजिन कर लो, मान लो हमने एक ऐसा कांच का एक बड़ा सा बर्तन लिए और इस बर्तन के अंदर यहाँ पर पानी ले लिए, यानी यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ओके, ये यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये पानी है। अब हम एक काम करेंगे कि पानी की इस सतह के ऊपर, अब यहाँ पर एक और चीज़ ऑटोमेटिक आपको ध्यान में रखना है कि ये बाहर जो चीज़ है तो ये एयर है, हवा है। ओके, तो दो मीडियम हो गए हमारे पास, हवा और पानी। अब नूर की एक शुआ जो है वो हवा से पानी में आएगी। ओके, क्लियर? हवा से जब वो पानी में आएगी, जैसे यहाँ से मान लो ये नूर की एक शुआ आई, तो आपको पता है कि जब नूर की शुआ हवा से पानी में आती है तो उसका रास्ता बदल जाता, वो तिरछी हो जाती है, वो ऐसा तिरछा चली जाएगी। ओके, ये वाला जो अमल है इसे कहते हैं इन्हिराफ नूर। इन्हिराफ नूर का मतलब होगा जब नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में आती है, मतलब हवा से पानी में जब आती है या पानी से हवा में जाती है या हवा से तेल में या तेल से हवा में या हवा से हीरे में, आप कोई भी दो अलग अलग मीडियम ले लो। ओके, तो जब नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तब उसका रास्ता थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, उसका रास्ता थोड़ा सा तिरछा हो जाता है,
इस अमल को कहते हैं इन्हिराफ़े नूर। ओके, इसको क्या कहेंगे? इन्हिराफ़े नूर। आइए अब हमको इन्हिराफ़े नूर जो है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पहले उसको हम समझ लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हवा है और नीचे पानी है या कांच है। ओके, अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि हवा जो है वो हल्की चीज़ है और पानी या कांच जो है वो उसके मुकाबले में भारी है। जो भारी चीज़ होती है उसे डेंसर कहा जाता, डेंसर मीडियम। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे कसीफ वास्ता। और जो हल्की चीज़ होती है उसे कहते हैं रेयरर मीडियम। उर्दू में उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा लतीफ़ वास्ता। ओके, अब मान लो कि ऊपर लतीफ़ वास्ता है और नीचे कसीफ वास्ता है। अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि ये नॉर्मल है, ठीक है, यानी ये मैंने यहाँ पर एक उमूद तैयार किया, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर नूर की शुआ ऐसे आती है, मान लो, यानी लतीफ़ वास्ते से आ रही है और टकरा कर वो अब उसने कसीफ वास्ते में जाना है, तो जब वो कसीफ वास्ते में जाएगी तो उसका झुकाव ऐसा हो जाएगा, मतलब वो उमूद की तरफ आ जाएगी। आप देखो, ये जो उमूद है उसका झुकाव किधर हुआ? उमूद की तरफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर नूर की शुआ, मान लो कि ये नंबर 1 केस ले लिया हमने। ओके, अगर नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में आती है तो उसका झुकाव हमेशा किधर होगा? नॉर्मल की तरफ होगा, उमूद की जानिब होगा। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस भी मैं यही बना लेता हूँ। मान लो दूसरे केस के अंदर नूर की शुआ को आपने यहाँ से दाखिल करे, ऐसे, ये हमारा सेकंड केस है, यानी नूर की शुआ जो है वो ऐसे पानी से हवा में जा रही है। तो आप लोग याद रखो, अगर नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाएगी तो उसका जो झुकाव है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल से दूर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मामला ऐसा जाएगा, इधर अलग। यानी अगर हम थोड़ा सा और वाज़े कर लेते, उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते, यहाँ से ये ऐसी जाएगी। आप लोग देखो ये क्या हुआ, दूर चले गई। ओके, तो नूर की शुआ अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, और अगर नूर की शुआ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है उसका जो झुकाव है, उसका जो डेविएशन है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। ओके, क्लियर? ये हो गई कहानी अलग अलग डेविएशंस की। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चीज़ों को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो आप याद रखो कि ये वाला जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आप ये पहला केस अगर आप देख रहे हो तो आप देखो क्या हुआ, ये वाली शुआ झुक गई है इधर, इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि आई बड़ा है और आर छोटा है। इसका मतलब ये वाले केस के अंदर हमेशा हमको एक चीज़ नज़र आएगी, आई इज़ ग्रेटर देन आर। क्लियर? यानी जाविया वकू जो है वो हमेशा जाविया मुनहरिफा से बड़ा होगा। इसको जाविया मुनहरिफा कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कब? अगर नूर की शुआ, अगर लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो। ओके, अब हम उल्टा लेंगे। अब हम ये वाला केस लेते हैं। ये वाले केस के अंदर आप देखो, ये वाला एंगल जो है ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि ये शुआए वकू है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। और ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और अब आप देखकर ही समझ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आई की वैल्यू जो है छोटी पड़ गई और आर काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये वाले केस के अंदर हमको क्या मिला? आर इज़ ग्रेटर देन आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये कब हुआ? जब नूर की शुआ कसीफ वास्ते से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हुई। तो ये 2 पॉइंट्स आप अलग अलग नोट करके रखेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर नूर की शुआ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसका झुकाव उमूद की तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। सेकंड पॉइंट, इस पर्टिकुलर इन्हिराफ नूर के दौरान, मतलब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, इसमें आई ग्रेटर देन आर होगा। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाती है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो आई की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी और आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि डेविएशन जो होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। क्लियर? तो ये था मामला इन्हिराफ़े नूर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब हम यहाँ पर इन्हिराफ़े नूर को लेकर कुछ और चीज़ें जो हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पहले हम देख लेते हैं। ओके,
देखो इन्हिराफ नूर में सबसे पहले आप ऐसा करो कि ये ऐसा इमेजिन करो कि ये जो लाइन है, मान लो एक्स वाई, तो इसके ऊपर हवा है या इसके ऊपर कोई एक मीडियम है और नीचे कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल। तो ये जो चीज़ है ये एक नॉर्मल, यानी ये एक उमूद है। ओके, और अब मैं इसके ऊपर नूर की एक शुआ डाल देता हूँ। तो मान लो कि नूर की एक शुआ यहाँ से आई ऐसे, मैं इसका नाम रख देता हूँ ए से लेकर बी तक। ओके, जाहिर है ये हमारी ये जो शुआ है तो ये हमारी शुआए वकू है, यानी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले इसमें बताया था इनेका से नूर के टाइम पर कि ये वाला जो एंगल है ये ग्लांसिंग एंगल होगा थीटा, ये वाला जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जाविया वकू। ठीक है, तो ये दो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमने ऑलरेडी पहले पढ़े थे। इन दो लोगों का रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मालूम करना हो तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री में से थीटा माइनस कर लेंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किए थे। तो ये हो गया पहला मामला, यानी इतनी चीज़। अब हम राइट साइड में आएंगे। अब आप एक चीज़ देखो, मान लो कि ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है और ये नीचे वाला जो है तो ये डेंसर मीडियम है। तो जाहिर है इसका जो झुकाव है वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, जैसे अभी हमने बात करे थे वैसे। ओके, तो इस लिहाज से शुआए मुनहरिफा जो है वो ऐसी जाएगी। ओके, ये वाली जो शुआ है, मान लो इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, शुआए मुनहरिफा। ये शुआए मुनहरिफा है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब आप एक चीज़ देखो कि इन दो लोगों के बीच में यहाँ एक एंगल बना, ये होगा आर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी जाविया मुनहरिफा। ठीक है, तो तमाम तारीफ़ें तो वैसी चाहेंगी जैसे हमने पहले पढ़े थे। अब आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो, शुआए वकू और उमूद के दरमियान बनने वाला जाविया वकू होगा, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का मामला क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उर्दू में इस तरह से बोलेंगे, शुआए मुनहरिफा और उमूद के दरमियान जो जाविया बनेगा उसे हम जाविया मुनहरिफा कहेंगे। ओके, आर से डिनोट करेंगे। चलो एक और चीज़ करते हैं, ये जो शुआए वकू है इसकी हम अब एक डायरेक्शन मुंतखब करेंगे, यानी इसको हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो जाहिर सी बात इसकी सीधी सीधी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाया एक्चुअली ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा बारीक सा एक जाविया बना सकते हैं। आप देखो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है शुआए मुनहरिफा है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक छोटा सा एक बारीक सा जाविया बना, इसे कहेंगे हम डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमको इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम बहुत इजीली ज्योमेट्री की यानी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं तो उनको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। देखो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी क्रॉस हो रही है। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये मुतकाबिला जाविया हो गए। ओके, एकदम अपोजिट एंगल बन गए तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो वही वाली कहानी यहाँ दिख रही है। आप लोग देखो गौर से, यहाँ पर ये वाली एक लाइन है, ओके, और ये वाली पूरी एक लाइन है। इसका मतलब इसमें ये वाला जाविया और ये वाला जाविया इक्वल होना चाहिए। मतलब किसकी बात हो रही है, ये जाविया और ये वाला जाविया इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों जाविये इक्वल होंगे, डेफिनेटली है दोनों भी इक्वल, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि एंगल आई यानी ये वाला जाविया इज इक्वल टू ये वाला जाविया, और ये जाविया कितना, ये दो लोगों पर मुश्तमिल है, आर और डेल्टा। मतलब ये आ जाएगा एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा। क्लियर। और अब आप आर को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। ये फॉर्मूला होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन का। यानी अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन मालूम करना हो तो उसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आई माइनस आर। जाविया वकू में से जाविया मुनहरिफा आप माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर जो इन्हिराफ नूर का जो जावियों से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें
समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर आखिरी एक लास्ट पॉइंट हमको अब करना है, और वो जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्हिराफ नूर को लेकर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बनना है तो उस पर से प्रॉब्लम बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। आप लोग देखो, जैसा कि अभी हमने बात करे थे कि इन्हिराफ नूर इस तरह से होगा, यहाँ पर ये पहला मीडियम, यहाँ पर ये दूसरा मीडियम, नूर की एक शुआ ऐसे आ रही है, उसने यहाँ पर ज़ाविया वकू बनाया, वो इधर चले गई, यहाँ पर उसने ज़ाविया मुनहरिफ़ा तैयार किया। तो आप लोग यहाँ पर याद रखो कि इन्हिराफ नूर के अलग अलग कवानीन होते हैं। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो दो इन्हिराफ नूर के कवानीन होते हैं, उनमें से जो पहला कानून है उसका नाम है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का कानून। अब ये स्नेल्स लॉ क्या चीज़ होता है, तो देखो बहुत आसान है, आप क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो ऊपर आई है और ये बड़ा है, और नीचे आर है और ये छोटा है, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आई जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू आर, बराबर है। यानी जब इन्हिराफ नूर का मामला आएगा तो ज़ाविया वकू और ज़ाविया मुनहरिफ़ा एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं आ सकते दोनों भी, बराबर है। तो लेकिन इससे पहले हमने इनेका से नूर देखे थे, वहाँ पर ये दोनों इक्वल थे, वहाँ तो बल्कि वो पहला कानून था आई इज़ इक्वल टू आर, लेकिन इन्हिराफ नूर के अंदर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि स्नेल नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एक चीज़ डिस्कवर किया, उसने ये देखा तजुर्बों से कि ये जो आई है उसने इसके साइन की वैल्यू कैलकुलेट किया। ओके, उसी तरह से उसने आर जो है यानी ज़ाविया मुनहरिफ़ा जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इसका भी उसने साइन की वैल्यू कैलकुलेट किया, और उसने ये चीज़ देखा कि साइन ऑफ आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ आर से। तो आप यहाँ पर कोई भी एंगल चेंज करते जाओ, यानी ये शुआ को आप इधर लेकर आओ, आई को बढ़ाते हो, इसको आप ऐसा करो, आई को छोटा करो, यानी आप आई की वैल्यू कम करो, ज़्यादा करो, कुछ भी करो, आप देखो कि साइन आई की जो कीमत है वो हमेशा साइन आर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी। ओके, ये जो चीज़ उसने डिस्कवर किया इसे कहते हैं स्नेल का कानून। अब हम इसको थोड़ा सा रद्दो बदल करेंगे, ये साइन हटा लेते हैं, यह आ जाएगा साइन आई इक्वल टू एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो कांस्टेंट होता है वो है म्यू। ओके, तो म्यू इंटू साइन आर, म्यू जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है। अब आप आर को आप इधर ला लो, साइन आर को इधर ला लो, तो आपको मिलेगा म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो फॉर्मूला आपको मिला ये जाहिर करता है स्नेल के कानून को। बेसिक स्नेल का कानून तो यही वाला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, लेकिन इसको अगर बदल कर करा जाए तो ऐसा बदला जा सकता है। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ज़ाविया वकू का साइन और ज़ाविया मुनहरिफ़ा का साइन का जो तनासुब है वो हमेशा मुस्तकिल होगा, और उसे म्यू कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि ये म्यू को क्या नाम देंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा एक नाम है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उर्दू में इसके लिए बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, तो मैं इसके एक दो नाम जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कह सकते हैं इन्हिराफी इशारिया। ओके, इंडेक्स को इशारिया कहते हैं, तो इन्हिराफी इशारिया। इन्हिराफ की जगह पर दूसरा वर्ड इनेताफ इस्तेमाल किया जाता, तो हम इसको इनेताफी इशारिया भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से उर्दू में अलग अलग जो नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है इनेराफी इशारिया और इनेताफी इशारिया। ओके, क्लियर कट। शॉर्टकट में इसे आम तौर पर आर आई लिखा जाता, इसलिए अगर किसी प्रॉब्लम में अगर आपको आर आई नज़र आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, क्लियर कट। तो ये था स्नेल का कानून या इन्हिराफ नूर का पहला कानून। इन्हिराफ नूर का एक दूसरा कानून और भी है, और वो कानून ये है कि ये जो शुआए वकू है और ये जो उमूद है और ये जो शुआए मुनहरिफ़ा है, ये लोग हमेशा को प्लेनर होते हैं। को प्लेनर होते हैं मतलब ये लोग हमेशा एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। एक्चुअली ये तीनों अलग अलग लाइनें हैं, और अगर अलग अलग लाइनों के लिहाज से बात करें तो वो को प्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन कानून ये है कि ये तीन लोग हमेशा को प्लेनर होंगे, मतलब एक ही सतह में ये लोग पाए जाएंगे। ओके,
तो ये थी कहानी इन्हिराफ नूर की, और ये था इन्हिराफ नूर को लेकर स्नेल का कानून। ओके, यहाँ पर आप याद रखना कि म्यू की जो कीमत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर जो मीडियम है, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो, जिस मीडियम के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करोगे, उसमें इन्हिराफ कितने लेवल पर होगा। ओके, इन्हिराफ का लेवल पता चलता है इस चीज़ से। अगर इन्हिराफ जो है वो बहुत कम मामूली अंदाज में हो रहा है तो ये म्यू की वैल्यू बहुत कम आएगी, और अगर म्यू की वैल्यू बढ़ते चली जाती है तो जैसे जैसे आप इसकी कीमत बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इन्हिराफ नूर का अमल उसके अंदर ज़्यादा होते जाएगा। ओके, यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, एक नॉलेज के तौर पर आपको बता दूं कि अगर आप डायमंड की अगर आप बात करें, हीरा नेचुरल यानी कुदरती तौर पर जो डायमंड जो पाया जाता है, तो अगर आप उसके लिए म्यू की कीमत अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो होती है 2.42। आप लोग याद रखो, दुनिया में जितनी भी नेचुरल चीज़ें जो पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है। ओके, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डायमंड का होता है कुदरती तौर पर, और ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाली चीज़ों में सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसीलिए डायमंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्हिराफ नूर होता है, मतलब इन्हिराफ नूर का जो मामला होगा वो डायमंड में सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, आज के ज़माने में, मतलब मॉडर्न ज़माने में जो है कुछ सिंथेटिक मटेरियल भी ऐसे बनाए गए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन डायमंड। ओके, लेकिन वो नेचुरल नहीं है बल्कि वो सिंथेटिक है। और जस्ट क्योंकि अब ये बात आई गई है तो आपको मैं बता दूं कि आप नेट पर सर्च करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसे कौन से सिंथेटिक मटेरियल हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज़्यादा है, 2.42 से भी ज़्यादा होता है। ओके, तो ये था स्नेल्स लॉ का मामला। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं ताकि ये आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब देखो, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्हें इन्हिराफी इशारिया या इनेताफी इशारिया जो है, इसकी जो कीमत हमको मिली, इसका जो फॉर्मूला हमको मिला वो मिला म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि नूर जो होता है उसकी रफ्तार हमेशा मुस्तकिल नहीं होती है। ओके, यानी ये एक बहुत सारे बच्चों में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई नूर की रफ्तार कांस्टेंट होती है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, नूर की रफ्तार कांस्टेंट होगी लेकिन सिर्फ खला में। ओके, वैक्यूम के अंदर नूर की रफ्तार जिसे आमतौर पर सी कहते हैं और उसकी कीमत होती है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो रफ्तार है एक्चुअली ये रफ्तार कहाँ पर है, खला में है, वैक्यूम। अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो नूर की रफ्तार इतनी है। ओके, लेकिन अगर आप नूर को अलग अलग मीडियम में अगर आप देखेंगे, जैसे पानी में, उसके अलावा कांच में, उसके अलावा डायमंड में, या फिर केरोसिन में या ग्लिसरीन में, कोई भी आप अलग अलग कोई भी मीडियम आप ले लो, ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना, लेकिन तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर नूर की रफ्तार इतनी नहीं होगी बल्कि इससे कम हो जाएगी। ये उसकी मैक्सिमम की, ये आखिरी लिमिट है नूर की रफ्तार की। ओके, अब आप देखो कि रफ्तारों के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है C1 अपॉन C2। यहाँ पर C1 का मतलब है नूर की रफ्तार पहले मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में, और C2 का मतलब है नूर की रफ्तार नीचे वाले मीडियम में। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रूफ किया जा सकता है लेकिन वो हमारे लिए आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा, यानी आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और चीज़ सुना होगा कि नूर की जो अलग अलग कलर्स के जो नूर होते हैं, यानी अलग अलग रोशनी जो होती है अलग अलग कलर्स की, वो तूले मौज की वजह से होती है। तो तूले मौज में अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। यहाँ पर λ1 का मतलब रहेगा तूले मौज पहले मीडियम में, और λ2 का मतलब रहेगा तूले मौज दूसरे मीडियम के अंदर। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, तो टोटल मिलाकर इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूले होंगे। पहला स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरा फॉर्मूला नूर की रफ्तारों के रूप में वो होगा C1 अपॉन C2। याद रखो C1 का मतलब ऊपर वाला पहला मीडियम, पहले मीडियम में नूर की रफ्तार, और C2 दूसरे मीडियम में नूर की रफ्तार। ऐसी λ1 पहले मीडियम के अंदर नूर का तूले मौज, और λ2 दूसरा जो मीडियम है उसमें तूले मौज। ओके, क्लियर?
तो ये थी कहानी इन्हिराफ नूर को लेकर तमाम चीज़ों की। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो नूर, इन्हिराफ नूर को लेकर तमाम पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं, यानी तमाम बातें जो है जो इन्हिराफ नूर से रिलेटेड हो सकती हैं वो सब तमाम बातें यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन एक आखिरी पॉइंट जो है जिसे आम तौर पर लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है, और मे भी पॉसिबल है कि उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह बना दिया जाए, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को मैं आखिरी में आज डिस्कस कर लेता हूँ। उसको पहले एक बार आप समझ लो। देखो बहुत ही आसान है। मान लो कि ये नूर की शुआ ऊपर से आ रही है, यहाँ पर वो अंदर चले गई, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। पहले मीडियम में नूर की रफ्तार C1, दूसरे में रफ्तार C2। ओके, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ तो उसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1 2। ओके, याद रखो 1 का मतलब ऊपर वाला मीडियम है और 2 का मतलब है जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होगा। ओके, ये हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पहले मीडियम का नहीं होता बल्कि हमेशा वो दूसरे मीडियम का होगा। तो μ12 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, C1/C2। ओके, लेकिन अगर मान लो उल्टा कर दिया जाए, अगर मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ μ21 अगर कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि नूर की शुआ यहाँ से जाकर उधर जा रही है उल्टा, यानी वो पहले दूसरे वाले मीडियम में है और फिर बाद में वो पहले मीडियम में निकली, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C2/C1। अब इन दो लोगों को देखकर ही एक चीज़ समझ में आ रही है कि μ12 जो है वो हमेशा क्या होगा, 1/μ21। देखो एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल। ओके, मतलब μ12 की कीमत हमेशा क्या आएगी, μ21 की। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रिवर्स हो गए। तो इस बात का मतलब ये है कि हवा की मुनासिबत से, यानी अगर ये हवा है और ये पानी है, तो हवा की मुनासिबत से पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उल्टा पानी की मुनासिबत से हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी माकूसियत का कानून। उसको उर्दू में अगर बोलना है तो माकूसियत कहेंगे, माकूसियत का कानून। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इनेकास नूर को लेकर और इन्हिराफ नूर को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बनाए जा सकते, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।